बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं। जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि जो अडियाला जेल के अंदर इमरान खान साहब की मुलाकात नहीं हो रही थी, वो मुलाकात हो गई। यानी ऐसा लगता है कि इस हुकूमत को ये एस्टेब्लिशमेंट बार बार ये बावर करवाना चाहती है कि तुम्हारी औकात कुछ नहीं है। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी ने जब हाथ खड़े कर दिए और उन्होंने कहा जी हम वाकई मुलाकात नहीं करवा सकते, यानी मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी ने जब ये दावा किया था अपोजिशन की मुज़ाकराती कमेटी से बातचीत करते हुए 2 तारीख को कि आपकी हम इमरान खान साहब से मुलाकात करवा देंगे, तो शायद एस्टेब्लिशमेंट ने उसको माइंड किया और फिर इतना रगड़ा दिया इस मुलाकात के लिए अपोजिशन को और हुकूमत को कि दोनों को पता चल गया कि हुकूमत के पल्ले कख नहीं है। यानी ये बात अब अपोजिशन को भी पता चल गई है कि ये हुकूमत कुछ नहीं बेचती, इनके पल्ले कख नहीं है, ना ये मुज़ाकरात के नतीजे में कोई एक छोटी सी चीज मनवा सकते हैं, ना इनकी कोई सियासी हैसियत है, ना इक्तदार में इनका कोई हिस्सा है, तो इनकी औकात कोई नहीं है। ये बात अपोजिशन को पता चल गई है। दूसरा, इस अमल से यह भी हुकूमत को बता दिया गया कि जनाब आप टके टोकरी है, आपकी कोई औकात नहीं है। चाहे मरियम नवाज कहें कि मैं जेल के अंदर हीटर भी बंद कर सकती हूं और खाना भी बंद कर सकती हूं, लेकिन औकात इन लोगों की कुछ नहीं है। और जिस वक्त एस्टेब्लिशमेंट को समझ आई कि अब इमरान खान साहब की मुलाकात करवाना जरूरी है, तो फिर एतवार वाले दिन दरवाजे खुल गए दोबारा से जेल के, जो दरवाजे नहीं खुल रहे थे पिछले पूरे हफ्ते में। ये मुलाकात हो सकती थी ना। यानी पूरा हफ्ता ये कोशिश की गई कि किसी तरह इमरान खान साहब के मौक़िफ़ को बदला जाए, और अब उनके ऊपर जो है वो अलकादर यूनिवर्सिटी वाले केस की तलवार लटका कर, यानी सबने धमकियां लगाई कि 10 साल सजा हो जाएगी, कोई कहता जी 14 साल सजा हो जाएगी। तो जो लोग इमरान खान साहब को मिले उन्होंने कहा इमरान खान ने इसकी परवाह ही नहीं की, इसके ऊपर बात ही नहीं की। और जब इसकी बात हुई उन्होंने कहा ठीक है, जैसे बाकी सजाएं दी हैं ये भी सजाएं दे लें, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। यानी जिस चीज को इमरान खान साहब के लिए बतौर खौफ इस्तेमाल किया जाता है, इमरान खान साहब उसकी तवज्जो ही नहीं करते, उसको इग्नोर करते हैं कि ऐसी कोई चीज ही नहीं है और इसकी फिक्र ना करो, तुम अपनी बात करो जो बात करने के लिए आए हो। तो हुआ ये जनाब के रात को 2 बजे, यानी एतवार की रात, हफ्ते और एतवार की जो दरमियानी शब है, रात को 2 बजे के करीब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से राब्ता किया गया और उन्हें इन्फॉर्म किया गया कि जनाब इमरान खान साहब से आपकी मुलाकात है, तो कल आपने बराए मेहरबानी अडियाला जेल में एतवार वाले दिन, छुट्टी वाले दिन, इन्होंने पूछा छुट्टी वाले दिन, छुट्टी वाले दिन ही आ जाइए आपकी मुलाकात है इमरान खान साहब से। उनके लिए एतवार वाले दिन अडियाला जेल का दरवाजा खोला गया और हुकूमत जो है वो सांपों के ऊपर लौट रही थी, हुकूमत जो है वो अंगारों के ऊपर बैठी हुई है कि जनाब हमने पूरा जोर लगाकर देख लिया, हम इमरान खान की 10 मिनट की मुलाकात नहीं करवा सके, और जिस वक्त हमारी बस हो गई तो ये मुलाकात जो है वो अब करवा दी गई है। तो इसमें हुकूमत बेचारी की बेबसी भी आपके सामने आ गई। इसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग पहुंचना शुरू हो गए और बाकी लोग पहुंच गए। अब मेरी कुछ सोर्सेज से बात हुई है, मुझे अंदर से कुछ खबरें हैं, कुछ मैं आपके साथ अभी शेयर करूंगा और कुछ बाद में। एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक रुकन के खिलाफ शोकाज नोटिस आने वाला है और इमरान खान साहब ने जेल में बैठ के ये ऑर्डर दे दिया कि शोकाज नोटिस जारी करो, और बड़ा सख्त ऑर्डर दिया इमरान खान साहब ने, और वहां कोई बंदा भी डिफेंड करने वाला नहीं था। अब ये क्योंकि एक आधा दिन बीच में है, तो इसमें अभी कुछ और लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जाकर इमरान खान साहब को मिलेंगे मंडे को। तो अगर इमरान खान साहब ने अपना फैसला ना बदला तो शोकाज नोटिस तो आएगा। तो उसके बाद मैं आपको सारी तफसीलात बताऊंगा। मुझे कुछ चीजें और भी पता चली है कि इस शोकाज नोटिस में जब बहस हुई तो क्या चीजें डिस्कस हुई और किसने क्या कहा और किसने क्या जवाब दिया, और इमरान खान साहब का इसके ऊपर फिर क्या कहना था और उनका मौक़िफ़ क्या है इस सारे मामले को शोकाज नोटिस को लेकर। बहरहाल ये तो एक चीज है उनकी पार्टी की इंटरनल। अब इमरान खान साहब ने जो है वो ये कहा कि जो तीसरी मीटिंग होने जा रही है हुकूमत के साथ, इस मीटिंग में हुकूमत को तहरीरी तौर पे आप दे दें और जुडिशल कमीशन की डिमांड के ऊपर, यानी ये वो वाहिद चीज है जिसपे इमरान खान साहब आकर डट गए जी हमें नहीं निकालते, जेलों से ना निकालें, और जेलों के अंदर अगर कारकुनों को और टाइम गुजारना भी पड़ता है तो कोई नहीं, हम फेस कर लेंगे। लेकिन जो कत्लेआम हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों का, चाहे वो 9 मई को हुआ हो, चाहे वो 26 नवंबर को हुआ हो, 9 मई के बाद तो मैं गायब हो गया था नाज़रीन, मुझे तो पता ही नहीं था कि बाहर क्या हुआ, किस तरह हुआ। मुझे तो 142 दिन एजेंसियों ने अपनी तहवील में रखा, तो इस बीच में मुझे आइडिया नहीं था कौन पकड़ा गया, कौन छूट गया, किस तरीके से मामला चले। तो ये तफसीलात जब मैंने देखी और जब मैंने डाटा देखा और उन लोगों तक एक्सेस की कि जो लोग उस दिन कत्ल हो गए थे, जिन लोगों को उस दिन शहीद किया गया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो भी अच्छा खासा नंबर था। और अब 26 नवंबर को जो कत्लेआम हुआ उसका तो मैं खुद विटनेस हूं, मैंने सारी चीजें खुद रिपोर्ट की हैं, देखी हैं, सारा मीडिया देखा है, सोशल मीडिया देखा है, लोगों से राब्ते किए हैं, लोगों से मुलाकातें भी मेरी हुई हैं। तो ये तो बड़ा क्लियर है। अब इमरान खान साहब इन दोनों के ऊपर जो जुडिशल कमीशन है इस मामले से तो बिल्कुल पीछे हटने वाले नहीं है। उन्होंने कहा ठीक है कि मुज़ाकरात आगे बढ़ते रहेंगे। ये तकरीबन कोई 35 से 40 मिनट की मुलाकात हुई है जिसमें सारे लोग बैठे हुए थे
اس سے پہلے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی آدھے گھنٹے کی الگ ملاقات ہوئی ہے. تو عمران خان صاحب نے جو 2-4 انسٹرکشن دیے, ایک تو انہوں نے کہا جی کہ اس کے اوپر انہیں کہیں جی کہ اب آپ تیاری کر لیں کہ آپ نے جوڈیشل کمیشن بنانا ہے, اور فائنلی ان کو بتا دیں کہ تیسری ملاقات کے بعد انہوں نے جوڈیشل کمیشن یہ بنانا ہے, اور اگر وہ یہ نہیں بناتے یا وہ اس طرف نہیں آتے تو پھر مذاکرات فارغ ہیں. یہ عمران خان صاحب نے کلیئرلی کہہ دیا ہے. اور اس کے بعد جو ہے عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ جو بیرون ملک ہے اس سے کوئی کسی قسم کی کوئی امید نہ رکھے. یعنی یہ ہمارا مقصد نہیں ہے کہ ہم کسی بیرونی مداخلت کے نتیجے میں کوئی چیز حاصل کرنے کی کوشش کریں. ہاں, انسانی حقوق کے حوالے سے ہم عالمی سطح پہ آواز اٹھائیں گے, پاکستان کے اندر بھی آواز اٹھائیں گے. ہیومن رائٹس کا معاملہ ہو, انسانی حقوق کا معاملہ ہو, تو وہ کیونکہ پوری دنیا کا مسئلہ ہوتا ہے, تو اس کے اوپر ہمارے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے. ہم کھل کر اور زوردار طریقے سے آواز اٹھائیں گے, لیکن پاکستان کے اندر جو فیصلے ہوں گے وہ پاکستانی ہی کریں گے. عوام نے اپنا فیصلہ دے دیا تھا, مینڈیٹ کی صورت میں وہ تسلیم کرنا پڑے گا پاکستان کے نظام کو. نمبر 2, پاکستانی اپنا فیصلہ خود منوائیں گے اور ہم اپنا فیصلہ منوائیں گے. اور اس حوالے سے عمران خان صاحب نے پارٹی کو احکامات دیے ہیں کہ بڑے محتاط بیانات دیے جائیں اور کسی سے کوئی مدد کی امید بھی نہ رکھے اور کسی پر بھروسہ بھی نہ کریں. اپنے بازوؤں پر, اپنی پارٹی پہ اور پاکستانیوں پہ بھروسہ کریں. یہ عمران خان صاحب نے بڑا کیٹیگوریکلی اپنے لوگوں کو وہاں پہ کہا. اور اس حوالے سے وہاں پہ انہیں مشورہ دیا گیا عمران خان صاحب کو, ایک شخص کی جانب سے جو مذاکراتی کمیٹی کا ممبر ہے, انہوں نے کہا جی کیوں نہ ہم اس میں جو ہے وہ ان معاملات کے اوپر اسپیسیفائی کر دیں کہ یہ بندے بات کریں گے اور سب اس کے اوپر بات نہیں کریں گے. تو اس پہ بھی رائے جو ہے اس کو عمران خان صاحب نے سراہا, اور باقی لوگوں نے کہا ٹھیک ہے ہم اس کے اوپر یہ دیکھ لیتے ہیں کہ خاص طور پہ جو خارجی معاملات ہیں, جو بیرونی دنیا سے کوئی پریشر آ رہا ہے, اس میں ہم نے کیا اسٹریٹجی بنانی ہے, وہ پارٹی پھر اس پہ ڈیسائیڈ کرے گی, اور جو خاص لوگ ہیں جو ان چیزوں کو سمجھتے ہیں وہی اس پہ بات کریں گے. مثال کے طور پہ جب ناظرین عمران خان صاحب نے کہا تھا کچھ عرصہ پہلے کہ ان کو بار بار پیشکش کی جاتی ہے, کبھی کہا جاتا ہے پاکستان سے باہر منتقل کر دیتے ہیں, کبھی کہا جاتا ہے بنی گالہ منتقل کر دیتے ہیں, کبھی کہا جاتا ہے کہ آپ کو جناب آزاد کر دیتے ہیں. یعنی بار بار عمران خان صاحب کو ڈیل آفر کی جاتی ہے اور عمران خان صاحب انکار کر دیتے ہیں. آج سے کچھ عرصہ پہلے محسن نقوی نے عمران خان صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے یہ ٹویٹ کیا تھا کہ عمران خان صاحب بتائیں آپ کو کس نے ڈیل آفر کی ہے. کوئی آپ کو ڈیل آفر نہیں کی, اور بڑی بڑی باتیں کر گیا محسن نقوی اسی ایک ٹویٹ کے اندر. لیکن آج محسن نقوی جن پارٹیوں کا مرہون منت ہے یا جن کی وجہ سے محسن نقوی آج سینیٹر بنا ہوا ہے, ان کے اہم ترین رہنما بشرا بی بی کے بارے میں پہلے میں ایک دو چیزیں آپ کو بتا دوں کہ ان کے بارے میں بہت کلیم کیا گیا کہ یہ ٹوٹ چکی ہیں. بہت سارے لوگوں نے کہا کہ یہ کمپرومائز ہو گئی ہیں, کئی لوگوں نے کہا کہ وہ ڈیل کر رہی ہیں, کئی لوگوں نے کہا کہ وہ عمران خان کا ساتھ چھوڑ دیں گی اور وعدہ معاف گواہ بن جائیں گی. لیکن انہوں نے یہ سارے اندازے غلط ثابت کیے. جب ان کے اوپر مقدمہ ہوا اور ان کو گرفتار کرنے کا حکم دیا گیا تو وہ فوری طور پہ خود پہنچی گرفتاری دینے کے لیے اور انہوں نے جا کر اپنی گرفتاری دے دی. تو یہ ان کا کنڈکٹ رہا, اور انہوں نے پھر بڑی ثابت قدمی کے ساتھ گرفتاری کے دن گزارے بھی. انہیں پہلے بنی گالہ میں ہاؤس اریسٹ کیا گیا تھا, خود ہی انہوں نے عدالت سے رجوع کیا, خود ہی درخواست دی اور خود ہی انہوں نے اپنے آپ کو جیل بھجوایا, اور سختیاں بھی انہوں نے برداشت کی ہیں اور کافی پرابلمز. بشرا بی بی کا یہ بھی بتایا گیا بیمار بھی ہو گئیں, انہوں نے اس خدشے کا اظہار بھی کیا کہ انہیں زہر دیا گیا. تو ملٹیپل چیزیں ان کے ساتھ ہوئی ہیں, لیکن انہوں نے عمران خان صاحب کا ساتھ نہیں چھوڑا. ابھی بشرا بی بی نے عمران خان صاحب کے احتجاج سے 2 دن قبل, اس سے 2 روز قبل ان کا سٹیٹمنٹ آیا, اور یہ تفصیلی سٹیٹمنٹ ہے جو 21 اور 22 تاریخ کی درمیانی شب کو, یعنی اس کے پہلے حصے میں شام کے وقت جو ہے وہ یہ ریلیز کیا گیا پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے. اس میں 3-4 چیزیں ہیں جو بڑی امپورٹنٹ ہے. پورا سٹیٹمنٹ جو ہے وہ کافی لمبا ہے, 8-9 منٹ کا سٹیٹمنٹ ہے. یہ ایک تو مختصر سٹیٹمنٹ ہونا چاہیے تھا, با اثر سٹیٹمنٹ ہونا چاہیے تھا. اس میں بشرا بی بی کا سٹیٹمنٹ آنا ضروری تھا. وہ عمران خان کی اہلیہ ہے اور ان کے بولنے کا امپیکٹ ہونا ہے. جیسے عمران خان صاحب کی بہنیں ہیں وہ بات کرتی ہیں تو لوگ اس پہ بلیو کرتے ہیں کہ یہ عمران خان کی بہنیں بات کر رہی ہیں, تو ان کا کوئی پولیٹیکل انٹرسٹ نہیں ہے. ایسے ہی اگر عمران خان صاحب کی اہلیہ بات کریں گی تو لوگوں کو اس کے اوپر بھی, اور کیونکہ ایک لیڈر اندر جیل میں ہے, اور اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ ذوالفقار علی بھٹو کی جو وائف تھیں, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے, انہوں نے بھی جو ہے وہ اپنے شوہر کے لیے تحریک چلائی تھی. نواز شریف کی اپنی اہلیہ, وہ بھی دنیا میں نہیں ہے, انہوں نے بھی اپنے شوہر کے لیے تحریک چلائی تھی. اسی طرح جو ہے وہ بشرا بی بی کے پاس اب یہ موقع ہے, وہ اپنے شوہر کے لیے تحریک چلا رہی ہیں اور اس کا حصہ بن رہی ہیں. 3-4 چیزیں جو انہوں نے عام کہی. ایک تو انہوں نے مخاطب کیا پولیس کو اور انتظامیہ کو اور حکومت کو. انہوں نے کہا جی آپ غیر قانونی کام نہ کریں کیونکہ ہم قانون ہاتھ میں نہیں لیتے, ہمارے ساتھ زیادتی مت کریں, ہم پرامن طریقے سے احتجاج کرنے کے لیے آنا چاہتے ہیں. اور عمران خان کے حق میں نکلنے کے لیے انہوں نے سب کو کہا کہ آپ سارے لوگ نکلیں. ایک ایک طبقے کو انہوں نے مخاطب کر کے کہا کہ آپ سب کو نکلنا ہوگا عمران خان صاحب کی آواز پہ, اور یہ کتنا ضروری ہے اس کے بارے میں انہوں نے بتایا.
اب जो अगली 3 चीजें उनमें एक उन्होंने ये कहा कि इमरान खान बदला नहीं लेगा, ये उन्होंने कंफर्म किया और ये उन्होंने यकीन दहानी कराई एक तरह से मौजूदा सिस्टम को कि अगर आपको ये लगता है कि इमरान खान इक्तदार में आके आप सबसे बदला लेगा तो इमरान खान बदला नहीं लेगा। अब इसमें जो है वो चंद सवाल आते हैं, अरशद शरीफ की फैमिली को तो बदला चाहिए और इमरान खान साहब बारहा ये कह चुके हैं कि मैं अपनी जात के लिए बदला नहीं लूंगा, यानी जो मेरे साथ आपने किया उसके लिए बदला नहीं लूंगा, लेकिन जो इस मुल्क के साथ, इस मुल्क के शहरियों के साथ और आम पाकिस्तानियों के साथ हुआ वो कानून के मुताबिक इंसाफ होगा। यानी लोगों को जवाब तो देना पड़ेगा ना, जब तक, यानी ये तो फिर एक तरह की डील हो जाएगी। अगर इमरान खान भी वही करते हैं जो नवाज शरीफ ने कहा ठीक है जी मुझे इक्तदार दे दे, मैं किसी को कुछ नहीं कहूंगा, तो ये नहीं होना। यहां पे बदला ना लेने का मतलब जो मुझे समझ आया वो ये है कि अपनी जात, मेरे ऊपर जो आपने कीचड़ उछाला या मेरे साथ जो आपने ज्यादती की मैं उसको भुला सकता हूं, लेकिन जो पाकिस्तान के साथ, जो पाकिस्तानियों के साथ हुआ वहां तो रूल ऑफ लॉ होगा और अगर तो कानून अपना रास्ता बनाएगा तो फिर तो बहुत सारे लोगों को सजा भी होगी। लेकिन ये यकीन दहानी बुशरा बीबी ने जो करवाई, ये इसके बड़े गहरे असरात हैं और ये मैसेज बहुत गहरा है कि इमरान खान बदला नहीं लेगा और वो बदले में यकीन नहीं रखता। तो इसको यहां रोक लेते हैं। दूसरा पॉइंट ये था। तीसरा पॉइंट ये है कि इमरान खान जब तक खुद आके मना नहीं कर देते, ये बड़ा क्लियरली उन्होंने बता दिया है कि अब सिर्फ एहतजाज उसी सूरत में रुकेगा जब इमरान खान साहब खुद सामने आ जाए और खुद सामने आकर ये कह दें कि एहतजाज रोक दिया जाए। अब इमरान खान साहब तो जेल में है, अगर 24 तारीख तक या 24 तारीख से पहले तक किसी वक्त इमरान खान साहब बाहर आ जाते हैं और वो बाहर आकर कहते हैं जी एहतजाज रोक दो और मैं इसके बाद जो है वो खुद लीड करूंगा, बताऊंगा क्या करना है, तो सिनेरियो बदल सकता है। अदरवाइज किसी सूरत भी इमरान खान के खुद के कहे बगैर ये एहतजाज खत्म नहीं होगा। ये बुशरा बीबी ने तीसरा बड़ा अनाउंसमेंट किया है। चौथा जो उनका अनाउंसमेंट है जिसके ऊपर रोला पड़ गया पूरे पाकिस्तान में, वो सऊदी अरब के हवाले से। सऊदी अरब के हवाले से उनका स्टेटमेंट बहुत सारी जगहों पे लिखा गया है, कई लोगों ने उसको इधर उधर तोड़ मड़ोड़ के बयान किया है, लेकिन बुशरा बीबी का जो स्टेटमेंट है उसके बारे में, उनका एक्चुअली जो स्टेटमेंट है उसका लुब्बे लुबाब मैं आपको बता दूं, लेकिन मेरे ख्याल में स्टेटमेंट पढ़ के ही आपको सुना दिया जाए तो ज्यादा बेहतर है। अपने वीडियो बयान में बुशरा बीबी ने कहा कि इमरान खान जब मदीना मुनव्वरा नंगे पांव गए और वापस आए तो जनरल बाजवा को फोन आना शुरू हो गए कि हमें ऐसे लोग नहीं चाहिए, हम तो मुल्क से शरीयत खत्म करने लगे हैं और आप ऐसे शख्स को लेकर आ गए हैं। तो ये जनाब स्टेटमेंट का एक हिस्सा है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि ये बातें गलत हैं तो बाजवा से पूछा जा सकता है, और उन्होंने ये भी बताया कि इसके बाद मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू हो गया, हम पर गंद उछालना शुरू कर दिया गया, मेरे खिलाफ बातें की गई और इमरान खान साहब को यहूदी एजेंट भी कहा गया। ये सारी चीजें उन्होंने कहा जी अगर ये बातें गलत हो साबिक आर्मी चीफ और उनके अहले खाना से पूछा जाए, क्योंकि बानी पीटीआई को ये बातें किसी ने बताई थी। अच्छा, इसमें कुछ इंफॉर्मेशन मेरे पास भी है, लेकिन मैं आपको पहले बता दूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इसके ऊपर मौक़िफ़ क्या है। यानी बज़ाहिर जो स्टेटमेंट जिस तरह से दिया बुशरा बीबी ने, उससे ये महसूस हो रहा था कि शायद ये इशारा सऊदी अरब की तरफ हो रहा है। पहली नजर में मुझे भी ऐसा ही लगा, लेकिन बाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसके ऊपर अपनी वजाहत पेश की है। इसमें अजहर मशवानी ने एक स्टेटमेंट दिया है और एक स्टेटमेंट शहबाज गिल का जो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। अजहर मशवानी ने कहा कि बुशरा बीबी ने अपनी वीडियो में ना सऊदी अरब का नाम लिया और ना ही जिक्र किया। इमरान खान और उनकी अहलिया जब नंगे पांव मदीना गए तो बाजवा के ससुर जनरल एजाज अमजद और उसकी बीवी ने कंपेन शुरू की कि यह शख्स मुल्क में शरीयत नाफिज करना चाहता है और हर जगह शलवार कमीज और कप्तान चप्पल पहनकर चला जाता है। बाजवा मुकम्मल तौर पर अपने ससुर के कंट्रोल में था और वही करता था जो वो उससे करवाता था। अब पाकिस्तान में शरीयत का जिक्र मेरे ख्याल में नहीं हुआ, ये सऊदी अरब में शरीयत का जिक्र हुआ है। पाकिस्तान में तो शरीयत है ही नहीं, तो जिस मुल्क में शरीयत है ही नहीं वहां पे शरीयत खत्म कैसे की जा सकती है, ये सवाल अपनी जगह मौजूद है। लेकिन शहबाज गिल साहब का स्टेटमेंट जो है वो थोड़ा सा समझ आने वाला है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा वो अलग लगा। अगर उस पर आप गौर करें तो वो ये है कि जिस तरह जनरल बाजवा ने पहले रूस के दौरे को पाकिस्तान के लिए जरूरी कहा और वजीर आजम से दरखास्त की कि वो हर सूरत दौरा करे, और बाद में अमेरिका को झूठ बेचा और इमरान खान से मुतालिक झूठ बैरूनी ममालिक में बेचकर एक फिजा बनाई, बिल्कुल इसी तरह इमरान खान का नंगे पांव मदीना में होना और शलवार कमीज पहनना बाजवा को पसंद ना था। बाजवा बेगम, ससुर और मिट्टू, उन्होंने इस पर भी खुद साख्ता झूठ घड़े और कहा कि फलां मुल्क को यह बात पसंद नहीं आई, फलां ने यह कहा। बाजवा ये तमाम बातें पाकिस्तान में सहाफियों को फीड करते रहे और सहाफियों में बताते रहे। अच्छा, ये बात है कि जनरल बाजवा जो है ना वो सहाफियों में मुलाकात करने के बड़े शौकीन थे, और मैं अकेले में तो कभी नहीं मिला, लेकिन बाकी सहाफियों की मौजूदगी में जनरल बाजवा से मैं मिला हूं और बाजवा साहब बहुत सारे किस्से कहानियां सुनाते थे। यानी बाजवा साहब ने एक दिन ये भी कहा कि मैंने अमेरिकन को